तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। सबसे पहले आप तमाम लोगों को विजयदशमी यानी दशहरा इसके हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज त्यौहार का दिन, छुट्टियां भी होंगी। हम लोगों की भी कोशिश है कि काम जल्द ख़त्म करें और अपने अपने सब घर को लौटें। पूरी टीम भी घर जाए ताकि थोड़ा त्यौहार मनाए। तो उसी सिलसिले में अब कहानी भी फटाफट शुरू करते हैं और कहानी भी फटाफट ख़त्म करते हैं। इस देश में बहुत सारे ऐसे मुकदमे हुए जिनके फैसले आए, और जैसे इंसान सीखता है वक्त के साथ, हालात के साथ, तजुर्बे के साथ, मुझे लगता है जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसने भी बहुत कुछ सीखा है वक्त के साथ। क्योंकि इस सीखने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज जिस कहानी या जिस मुकदमे की मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको सुनाने जा रहा हूँ, पहली बार सुनकर आप सभी को लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है। और आज के दौर में अगर कोई ऐसा फैसला आए तो हाय तौबा मच जाएगी। लेकिन अब से करीब 50 साल के आसपास, 45-50 साल पुरानी बात है, तब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसको लेके उस वक्त भी बड़ा हंगामा हुआ था और लोग कह रहे थे कि ये ऐसा कोई फैसला कैसे सुना सकता है। अब आप भी खुद ही सोचिए। कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको उस फैसले के बारे में बताता हूं। एक कत्ल करना था। उस कत्ल को करने के लिए जिस शख्स को कत्ल करवाना था उसने कहा कि किसी को सुपारी देते हैं। अब बड़ी कोशिश के बाद सुपारी लेकर कत्ल करने के लिए दो लोग तैयार होते हैं। सौदा होता है 25,000 रुपये में, लेकिन एडवांस सिर्फ 500 रुपये मिले थे। अब 500 रुपये दे दिए गए और कहा गया कि बाकी काम होने के बाद, अब इसके बाद कत्ल हो जाता है। जिन्होंने वो 500 रुपये लिए थे वो दोनों कत्ल करते हैं, लेकिन फिर बाद में पुलिस की जांच होती है और आखिर में कत्ल करवाने वाला और कत्ल करने वाला और इस साजिश में शामिल बाकी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। अब कहानी ये है कि एक शख्स ने पैसे दिए कत्ल करने के लिए, दो लोगों ने पैसे लिए कत्ल करने के लिए। अदालत में मुकदमा गया। अब लोअर कोर्ट का फैसला आता है। फैसला ये कि जिसने कत्ल करने के लिए पैसे दिए वो ज़्यादा बड़ा गुनहगार है, और जिसने कत्ल लेने के लिए पैसे किए, मतलब कत्ल करने के लिए 500 रुपये लिए दो लोगों ने, वो कम गुनहगार है। तो निचली अदालत ने फैसला दिया कि जो सुपारी किलर थे जिन्होंने पैसे लेकर कत्ल किए उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई, और जिन्होंने कत्ल करवाया, कत्ल करने के लिए पैसे दिए, उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी। अब ये कोर्ट का अपने आप में फैसला बड़ा अजीब है कि जिसने खुद चाकू मारा उसको तो 2 साल, और जिसने उस चाकू मारने के लिए उसे मजबूर किया, उसे पैसे दिए, उसको उसके कहने पर उसे उम्र कैद। खैर ये मामला हाईकोर्ट में गया। अब हाईकोर्ट में तमाम बहस हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब उस फैसले ने एक बार फिर कोहराम मचा दिया। हाईकोर्ट का फैसला ये था कि जिन लोगों ने इस प्लानिंग की और कत्ल के लिए पैसे दिए, सुपारी की रकम दी, उन्होंने संगीन जुर्म किया तो उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी। लोअर कोर्ट ने भी उम्र कैद की दी थी। लेकिन जिन दो लोगों ने पैसे लेकर 500 रुपये सुपारी के तौर पर और कत्ल अपने हाथ से किया था, उन दोनों को, जिनको निचली अदालत ने सिर्फ 2 साल की सज़ा सुनाई, हाई कोर्ट ने उन दोनों को सबसे बड़ा गुनहगार माना और उन्हें सीधे फांसी की सज़ा सुना दी। तब एक कोर्ट ने अपने हाथ से कत्ल करने के लिए 2 साल की सज़ा, दूसरी कोर्ट ने अपने ही हाथ से कत्ल करने के लिए सीधे सजाए मौत। अब हाईकोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि जिसने कत्ल करवाने के लिए पैसे दिए वो गुनहगार है, इसलिए उसको उम्र कैद, लेकिन जिसने अपने हाथों से कत्ल किया वो ज़्यादा बड़ा गुनहगार है, इसलिए उसको फांसी। यानी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। और ये सिर्फ फैसला नहीं है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन दोनों ने अर्जी भी दी, सब कुछ कहा, वकील भी उनकी तरफ से गए कि भाई हमारे मुवक्किल ने पैसे लेके कत्ल किया, लेकिन करवाने वाला तो कोई और है, तो वो भी बराबर का गुनहगार है, इस सज़ा में भेदभाव क्यों। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर कायम रही। न सिर्फ कायम रही बल्कि आखिर में उन दोनों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पे भी चढ़ा दिया गया और वो दोनों मर गए। अब उसके बाद ये बड़ा हंगामा हुआ, इस फैसले को लेके बड़ी सारी चीज़ें उठी और फिर बाद में ये तब्दीली आई कि नहीं, अगर कोई कत्ल की प्लानिंग करता है,
कत्ल करने के लिए पैसे किसी और को देता है सुपारी किलर, या उस कत्ल में जो भी साजिश में शामिल होता है वो सब बराबर के गुनहगार होंगे और सज़ा मिलेगी तो सबको बराबर की सज़ा मिलेगी। आज के दौर का फैसला लगभग ऐसा ही है, बट ये उस दौर में नहीं हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों को फांसी और जो असली मुजरिम थे उनको सिर्फ उम्र कैद की सज़ा देने के पीछे एक लॉजिक दिया था, एक तर्क दिया। वो ये था कि बेशक कत्ल करवाने के लिए उसने पैसे दिए, लेकिन अगर वो दोनों कत्ल करने के लिए राज़ी ना होते, और चूंकि दोनों ने अपने हाथ से कत्ल किया इसलिए वो ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं। इस फैसले पे बहुत सारी बहस हो सकती है। और इस कहानी के सबसे जो ट्रेजेडी है, सबसे अफसोसनाक पहलू वो ये है कि जिन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग की, सुपारी के लिए पैसे दिए, उनको जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई, वो अपने अच्छे चाल चलन की वजह से वक्त से पहले जेल से छूटकर बाहर भी आ गए और फिर बाहर रहे। तो ये वो कहानी है। कहानी क्या थी? कहानी एक दिल्ली के आई सर्जन की है, डॉक्टर NC जैन, जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन, एक अच्छे परिवार से। इनके पिता जो हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और फिर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर की, आई स्पेशलिस्ट बने डॉक्टर NC जैन। इसके बाद दिल्ली आए, प्रैक्टिस करने लगे। आंखों के इतने बेहतरीन डॉक्टर थे कि जल्दी ही इनका नाम होने लगा। उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे, चौथे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, VV गिरी। उनकी भी आंखों में कुछ दिक्कत थी, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया। उसके बाद डॉक्टर NC जैन, VV गिरी के ही उन्होंने इलाज किया। बाद में वो उनके पर्सनल डॉक्टर भी बन गए, प्रेसिडेंट के। बट उनका अपना एक पुरानी दिल्ली चांदनी चौक में अपना एक क्लिनिक भी था आंखों का, और वो उसको भी चलाते थे। उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी बीवी का नाम था विद्या जैन। सब कुछ ठीक था। लेकिन इसी दौरान में होता ये है कि 1967 के आसपास, 66-67 में डॉक्टर NC जैन की ज़िंदगी में एक महिला आती। उनका नाम था चंद्रेश। चंद्रेश की कहानी ये थी कि चंद्रेश शादीशुदा थी 1960 में, पहली शादी की, लेकिन उनकी बनी नहीं और उन्होंने अपने पहले पति से डिवोर्स ले लिया। फिर उन्होंने दूसरी शादी की 1964 में, और इस बार उन्होंने शादी की एक आर्मी के कैप्टन से। बट ये शादी भी बहुत दिनों तक चली नहीं और अगले 2-3 साल में ये दोनों में खटपट हुई और चंद्रेश ने अपने दूसरे पति से भी डिवोर्स ले लिया। अब 2 बार तलाकशुदा वो। इसी दौरान में उनकी भी कुछ आंखों में दिक्कत थी। एक बार वो NC जैन को दिखाने गई, अब वहाँ कई बार वो गई। डॉक्टर साहब का उन पर दिल आ गया, चंद्रेश का भी दिल आ गया। अब चंद्रेश और डॉक्टर NC जैन दोनों करीब मिलने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता। इस दौरान में ये घूमने फिरने के लिए कश्मीर भी गए। लेकिन फिर अचानक, चूँकि मिलने मिलाने में अब आँख भी ठीक होगी, कब तक कोई पेशेंट क्लिनिक पे आके इलाज करता रहेगा, तो फिर एक आइडिया आया। डॉक्टर जैन साहब ने कहा कि एक काम करो, तुम हमारी क्लिनिक में सेक्रेटरी के तौर पर आ जाओ, ताकि हमारे डेली मुलाकात भी हो, किसी को शक भी ना हो। तो अब चंद्रेश उस ज़माने में 300 रुपये महीने पर डॉक्टर NC जैन की जो पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक पर क्लिनिक है, वहाँ पे बतौर सेक्रेटरी काम करने लगी। अब बतौर सेक्रेटरी आ गई तो फिर डेली की मुलाकात, अब उनके कुछ घरेलू नौकर, बाकी लोग भी थे। कुछ वक्त के बाद अचानक विद्या जैन को ये बात पता चल गई कि डॉक्टर जैन साहब और चंद्रेश के बीच में कुछ चल रहा है। वो नाराज़ हुई, लड़ाई भी हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसको नौकरी से हटाओ। तो अब NC जैन ने मजबूरी में, अपने घर में झगड़ा ना हो, चंद्रेश को सेक्रेटरी के पद से हटा दिया। फिर चंद्रेश अम्बाला चली गई, लेकिन जो पैसे थे 300 रुपये, उसके बाद भी वो उनको चेक के ज़रिए पैसे देते रहे, हर महीने पाबंदी से भेजते रहे। अब इस दौरान में कई बार वो विदेश भी गए डॉक्टर NC जैन, पर वो पैसे भेजते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। अब एक वक्त ऐसा आया कि जब चंद्रेश ने डॉक्टर जैन से कहा कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं, आप अपनी पत्नी को तलाक दे दो। अब इधर मजबूरी ये थी NC जैन की कि वो एक दिल्ली के हाई सर्किल में उठने बैठने वाले लोग, प्रेसिडेंट के पर्सनल डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, तो ऊँचे हलकों में लोग उनको जानते थे। अब उन्हें लगा कि ऐसे वक्त में अगर वो अपनी बीवी को तलाक देते हैं तो ये बात मीडिया में भी आएगी और फिर समाज, बिरादरी में भी अजीब सी बात होगी, तो ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तलाक देंगे तो ये बात चर्चा की बात हो जाएगी। लेकिन उधर चंद्रेश भी शादी के लिए दबाव डाल रही है, डॉक्टर NC जैन भी उनसे शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब क्या करें? इसी दौरान में उन्होंने प्लान किया कि अगर चंद्रेश को बिना तलाक दिए हुए अपनी रास्ते और ज़िंदगी से हटा दें तो शायद काम बन जाए। फिर उन्होंने तैयारी शुरू की कि कैसे करें। अब चंद्रेश से भी उन्होंने ये बात की।
चंद्रेश ने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस के एक हवलदार को जानती हूँ जो हमारे काम आ सकता है। उसका नाम था राकेश कुमार, राकेश कौशिक। चंद्रेश ने राकेश कौशिक से बात की। उसने कहा कि ये कत्ल करना है और उसके लिए हमें कोई किलर दो। राकेश ने कहा ठीक है। बात 20,000 रुपये में हुई। अब राकेश ने एक करण सिंह नाम के, जो उसके पड़ोस में एक नौजवान रहता था, उसको पहले डोरे डाले और कहा कि एक काम करना है तुझे। वो चूँकि पुलिस में था राकेश, उसने धौंस भी दिया, वरना तुझे फंसा देंगे किसी केस में। तो वो तैयार हो गया 20,000 रुपये में। उसने कहा 10,000 एडवांस दो पहले, 10,000 बाद में, कत्ल होने के बाद। राकेश ने चंद्रेश से पैसे लेकर 10,000 रुपये दे दिए करण को। लेकिन अब करण घुमाता रहा 3-4 महीने तक। कभी कहता ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि उसने फिर ये देखा कि मैं करूँगा। बाज़ार से एक चाकू भी खरीद के लाया, वो भी दिखाया, रैकी भी की। ये डिफेंस कॉलोनी में घर था डॉक्टर जैन साहब का। लेकिन वो टालता रहा, करता नहीं रहा, करा नहीं उसने। एक बार राकेश कौशिक फिर गुस्सा हो गया। तब करण सिंह ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है किसी इंसान की जान लेने की, मैं ये काम नहीं करूँगा। और वो 10,000 रुपये भी खर्च हो गए। अब राकेश कौशिक को लगा कि ये क्या, मैं फंस गया। उधर चंद्रेश राकेश कौशिक पर दबाव डाल रही है कि तुमने अभी तक काम नहीं किया, पैसे भी ले लिए। उसने कहा कुछ करता हूँ। फिर उसने अपने एक और सोर्स को पकड़ा जिसका नाम कल्याण था। उसने कहा कि तुम करो। कल्याण ने हाथ जोड़ लिए। उसने बोला मुझसे नहीं होगा किसी इंसान का कत्ल, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारा काम कर सकता है। और इसी के बाद दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर थे 2 लोग। उनका नाम था करतार सिंह और उजागर सिंह। कल्याण करतार और उजागर के पास पहुंचा। उसने कहा कि एक काम है। इसके बाद राकेश कौशिक के पास पहुंचा, वो दिल्ली पुलिस का हवलदार। बातचीत हुई। उन दोनों को पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम 25,000 रुपये लेंगे। उसने कहा ठीक है। इसके बाद पुरानी दिल्ली में ही चांदनी चौक के एक रेस्टोरेंट में इन लोगों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें चंद्रेश थी, डॉक्टर NC जैन थे, राकेश कौशिक था और ये करतार और उजागर, ये बैठे। वहाँ बातचीत हुई। 500 रुपये वहीं एडवांस दिया गया कि अभी ये 500 है, डन कर लो और उसके बाद तुम्हें बाकी पैसे मिल जाएंगे। करतार और उजागर को भी लगा कि बाकी पैसे कहाँ जाएंगे। इसके बाद सब कुछ तय हो गया। फिर कत्ल की तारीख तय की गई 4 दिसंबर 1973, 4 दिसंबर 1973। प्लानिंग खुद डॉक्टर NC जैन ने रची। उन्होंने कहा कि मैं शाम को घर जाऊंगा, क्लिनिक से लेकर सुधा को अपने गाड़ी में बैठाऊंगा और फिर अपनी बहन के पास ले जाने के लिए एक बहाना करूंगा। दिसंबर का महीना था। शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता दिल्ली में तब भी। तो 4 दिसंबर 1973 की शाम क्लिनिक से लौटे। उसके बाद उन्होंने कहा अपनी बीवी विद्या जैन से कि चलो दीदी के घर जाना है। वो तैयार हो गई। इन्होंने बाहर गाड़ी लगाई। जहाँ पे इनका घर था वहाँ पे सन्नाटा भी था। उसके बाद उसी वक्त इशारा हो चुका था करतार और उजागर को। उन्होंने इशारा मिलते ही वहीं पे इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही विद्या जैन घर से निकली और गाड़ी में बैठने लगी, साइड में एक नाला था, ये दोनों टूट पड़े और चाकू से हमला कर दिया। दोनों ने चाकू से हमला किया। वो नाले में गिर पड़ी। उन्हें लग गया कि अब ये शायद मर चुकी है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग गए। अब विद्या जैन पर हमला करने के बाद हमलावर वहाँ से भाग चुके थे। मौके पर डॉक्टर NC जैन थे। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया। कुछ पड़ोसी आए, घर के नौकर निकल कर आए। इसके बाद आनन फानन में उनको नज़दीक के एक नर्सिंग होम ले जाया गया। लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उनकी जान जा चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद पुलिस को खबर की गई। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। मौके वारदात पर तफ्तीश शुरू। डॉक्टर साहब वही कहानी बताते हैं कि मैं कार में बैठने लगा, 2 लोग आए। अचानक उन्होंने पहले मुझ पर हमला किया, फिर मेरी बीवी पर हमला किया और उसके बाद वो भाग गए। लेकिन पुलिस ने ध्यान से देखा, डॉक्टर साहब के शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं। अब अगर उन्होंने कहा कि मुझे धक्कर या ज़मीन पर गिराया, मारा पीटा, तो कुछ तो कपड़ों पे या शरीर पर निशान होने चाहिए। ये चीज़ें थी नहीं। तो डॉक्टर साहब का ये बयान पुलिस को हजम नहीं हो रहा था। खैर, इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश की। अब मामला एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर की बीवी के कत्ल का था, जिनका कनेक्शन सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से था। तो मीडिया में भी खबरें छपी। पुलिस ने अपनी जितनी जांच की उससे कहीं भी ये सुराग ही नहीं मिल रहा है कि कोई लूटपाट या इस तरह का मामला हो सकता है, क्योंकि विद्या जैन ने गहने पहन रखे थे, उनमें से किसी को टच तक नहीं किया था। अब पुलिस अपनी तफ्तीश करती रही। इस दौरान में तफ्तीश के, अब उस वक्त मोबाइल तो था नहीं, शक डॉक्टर NC जैन पर ही था। लिहाजा अब NC जैन की कुंडली खंगाली जाने लगी। तभी पुलिस को पता चला कि एक चंद्रेश नाम की महिला है जो बड़ी करीब हुआ करती थी उनके। अब पुलिस ने चंद्रेश को खंगालना शुरू किया। फिर वो सारी बातें आ गई कि उनकी सेक्रेटरी रहा करती थी और फिर कश्मीर भी साथ गए थे। वो सारी चीज़ें जांच में सामने आई। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सबूत आया वो ये कि जो बैंक डिटेल था डॉक्टर NC जैन का, कि वो हर महीने पाबंदी से सालों से चंद्रेश के अकाउंट में पैसे जमा करते थे, जबकि उनको सेक्रेटरी के पद से हटाए भी अब
साल हो चुके थे, उसके बावजूद वो पैसे क्यों डाल रहे हैं। ये सारी जब बातें आई तो फिर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने चंद्रेश से भी बातचीत की। फिर कौन कौन लोग, अभी उन्होंने जो हुलिया बताया उस हुलिया के लोगों की भी तलाश शुरू की जो हमलावर थे। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत था, कहानी थी, पुख्ता सबूत भी नहीं कहे। जिस चाकू से कत्ल किया गया वो चाकू बरामद नहीं हुआ था, लेकिन ये कड़ियाँ जुड़ रही थी और कहानी ये आई कि डॉक्टर एनसी जैन ने अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि वो चंद्रेश से शादी कर सके, सुपारी देकर उसका कत्ल करवा दिया। इसी शक के आधार पर एनसी जैन को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ हुई, फिर चंद्रेश को पकड़ा गया। और इसी के बाद ये जो दोनों सुपारी किलर थे, करतार और उजागर, और साथ में दिल्ली पुलिस का वो हवलदार राकेश कौशिक, वो भी पकड़ा गया, कल्याण भी पकड़ा गया। अब जब सब पकड़े गए तो इन लोगों ने खुलासा किया। करतार और उजागर ने कहा कि हाँ, मुझे 25,000 रुपये की बात हुई थी, 500 रुपये एडवांस दिया था और उसके बाद हमने कत्ल किया। अब ये सारी चीज़ें अदालत में पेश की गई। लोअर अदालत ने बड़ी जल्दबाजी में फटाफट इसका फैसला भी सुना दिया। लेकिन इस फैसले में ये था कि डॉक्टर एनसी जैन, चंद्रेश और राकेश, इनको तो उम्र कैद की सज़ा दी गई। लेकिन करतार और उजागर, जिन्होंने 500 रुपये उस वक्त तक एडवांस के सुपारी ली थी, उन्हें 2 साल की सज़ा दी और 1 साल की सज़ा आर्म्स एक्ट के तहत दी, हथियार था। इसके बाद इस फैसले को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने फिर ये पूरा फैसला सुना, बहस हुई। उसके बाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर जैन और चंद्रेश और राकेश की उम्र कैद को तो बरकरार रखा, लेकिन करतार और उजागर की जो 2 और 1 साल 3 साल की सज़ा थी, उसको पलट कर सजाए मौत में तब्दील कर दिया, ये कहते हुए कि ये असली गुनहगार है, क्योंकि चाकू इन दोनों ने मारा है और इनकी वजह से विद्या जैन की जान गई। अब इस फैसले को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि उम्र कैद की सज़ा एनसी जैन, चंद्रेश और कल्याण के लिए, लेकिन दोनों सुपारी किलर के लिए सजाए मौत। और उसकी वजह यह है कि अगर ये दोनों तैयार ना होते लालच में आकर पैसे के लिए, तो शायद विद्या जैन की जान नहीं जाती, तो इसलिए ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं, तो इनकी सजाए मौत को बरकरार रखते हैं। इसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली गई, तमाम अपीलें की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। 1973 4 दिसंबर को विद्या जैन का कत्ल हुआ था और उसके लगभग 10.5 साल के बाद 9 अक्टूबर 1983, 9 अक्टूबर 1983 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में करतार और उजागर को फांसी पर लटका दिया गया। करतार और उजागर जब तिहाड़ में थे और जब उनको फांसी दी जा रही थी, उससे पहले वो लगातार कह रहे थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने किसी और के कहने पे कत्ल किया, हमें सिर्फ 500 रुपये मिले, लेकिन जिसने हमसे कत्ल करवाया, जिसने हमारे हाथ को खून से रंगवाया, उन्हें तो सज़ा ही नहीं हुई, सिर्फ उम्र कैद। और उधर ये था कि 16 साल करीब टोटल रहने के बाद डॉक्टर एनसी जैन, चंद्रेश और दिल्ली पुलिस का हवलदार राकेश कौशिक अच्छे चाल चलन की वजह से जेल से बाहर आ गए। उसके बाद इन्होंने अपनी आज़ाद ज़िंदगी जीनी शुरू की। फिर क्या हुआ उसके बारे में बड़ी कम जानकारी है लोगों को, क्योंकि डॉक्टर एनसी जैन ने फिर एक गुमनामी की ज़िंदगी अख्तियार कर ली थी। तो ये फैसला आज भी एक बहस की बात होती है कि एक ही जुर्म के लिए जिस शख्स ने लालच दिया, पैसे दिए, अपनी बीवी का कत्ल करने के लिए कहा, वो तो कम सज़ा में निकल गया बचकर, और जिसको पूरे पैसे भी नहीं मिले, सुपारी ली, कत्ल किया, उन दोनों को फांसी पर लटका दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है। इसीलिए अब 120B आपको याद होगा, एक साजिश में बराबर का शामिल होना IPC सेक्शन। अब उसमें ये होता है कि अगर साजिश है या फिर सुपारी किलर है, सुपारी देकर किसी की जान ली गई है, तो सुपारी देने वाला और सुपारी लेने वाला ये दोनों जुर्म में बराबर के शरीक होंगे, इसलिए इनकी सज़ा अलग अलग नहीं होगी, एक ही सज़ा होगी। उसके बाद तमाम ऐसे फैसले आए जिसमें इसी तरह के सज़ाएं दी गई। ये एक लास्ट ऐसा केस था अपने देश की किसी अदालत का जिसमें सज़ा देते वक्त ये भेदभाव किया गया था। उसके बाद खैर इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुधारा और अब उस तरीके से फैसला होता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये थी कहानी उस अजीब फैसले की। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज मोहसिन अंसारी इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोहसिन। और इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर शुरू भी किया है दोस्तों के साथ, तो ऑल द बेस्ट, अच्छी अच्छी खबरें छापिए। साथ ही सुखप्रीत गिल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुखप्रीत। और कुलदीप ढिल्लों जी ने भेजा है। मोहम्मद ज़ुबैर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहम्मद ज़ुबैर। और शिव कुमार राठौर इनके दोस्त हैं, उन्होंने भेजा है।
सोनू का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनू जी। और ये मधु सिंह राजपूत पटना से हैं, उनके हस्बैंड हैं। साथ ही हरलीधर कासर, मेरा नाम ही कुछ भूल रहा हूँ या कुछ गलत लिखा है, मुरलीधर कसर, ये इंस्पेक्टर है, माफ़ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, नाम आपका मैंने गलत है। तो मुरलीधर जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, हैप्पी बर्थडे। और अमोल साहब ने भेजा है। इसके अलावा रीना मोदी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रीना। और ये सत्यप्रकाश मोदी जी की पत्नी हैं, और सत्यप्रकाश जी भी एक जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, तो अच्छी अच्छी खबरें करते रहें आप। इसके अलावा दिव्येश किडेचा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्येश। और राज लक्कड़ साहब ने भेजा है। साथ ही मोनिका चौधरी और दीपेश चौधरी जी की आज एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। इसके अलावा श्रीकांत सोनटक्के ने कहानी की फरमाइश की है। हार्दिक सोनी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। आशुतोष पांडे, इसके अलावा प्रीति नरूला, आसिम, साथ ही मोइन, अमित, ऐसे बहुत तमाम लोगों ने भेजा है। सभी को शुरू में मैंने कहा था हैप्पी दशहरा। साथ ही आमिर समी पूरिया एक कहानी की फरमाइश की है, आमिर समी पूरिया। संतोष कुमार नवादा से और इन्होंने कहा कि आप YouTube के कमेंट्स नहीं पढ़ते, शायद पढ़ता हूँ, जब जब मौका मिलता ज़रूर पढ़ता हूँ। प्रमोद कलमकर, साथ ही मोहम्मद शफ़ी, और इसके अलावा हर्षवर्धन सिंह जी, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। एक बार फिर से सभी लोगों को हैप्पी दशहरा, विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।